अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड मॉर्निंग फ्रॉम न्यू पाकिस्तान। मैं हूं आपकी होस्ट हिना सलमान। आप सबको जुम्मा मुबारक। जुम्मे की खूबसूरत दिन के हवाले से आज जो है आप लोग नमाज़ों का एहतमाम करेंगे और हम अपने शो का भी आगाज़ कर रहे हैं। व्यूज़, थोड़ा सा वर्ल्ड डेवलपमेंट पे बात कर लेते हैं। आपको पता है जो कि सिचुएशन है मशरिक़ वस्ता की, हम चाहते हैं कि हमारे जितने भी व्यूज़ हैं हम उनको आगाह करें कि क्या हो रहा है, क्या होने वाला है और क्या हो सकता है। तो जैसा कि आपको पता है कि ट्रंप का इसराइल लबनान जंग बंदी में तोसी का जो ऐलान हुआ है और हिज़्बुल्लाह के ख़ात्मे के लिए ताउन का अज़म उन्होंने ज़ाहिर किया है। ओवल ऑफिस में एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग पेश आई है जिसमें इसराइल और लबनान के सफ़ीरों से अहम मुलाकात हुई है। उसके बाद मीडिया से गुफ्तगू के दौरान डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि सफ़ीरों के साथ मुलाकात जो है बहुत खुशाइन थी, खुशगवार रही है और जल्द इसराइली वज़ीर आज़म और लबनानी सदर से भी मुलाकात करेंगे। उन्होंने ये भी वाज़ेह किया है कि अमरीका ख़ित्ते में अमन के क़याम के लिए लबनानी हुकूमत के साथ ताउन करेगा ताकि हिज़्बुल्लाह का ख़ात्मा हो सके। अमरीकी सदर के इस ऐलान को मशरिक़ वस्ता में कशीदगी कम करने और मुस्तकिल जंगबंदी की जानिब से एक अहम कदम भी करार दिया है। और दूसरी अगर जानिब हम बात करें ईरान के हवाले से, तो ईरान के ख़िलाफ़ जंग में जोहरी हथियार जो है वो इस्तेमाल नहीं करेंगे। जंगबंदी के दौरान ईरान अपने हथियारों को थोड़ा लोड तो कर रहा है, मगर अमरीका ये कहता है कि हम एक दिन में ईरान का ख़ात्मा कर सकते हैं। तो ईरान को चाहिए कि जितने भी यूरेनियम है या जितना भी उन्होंने न्यूक्लियर की तरफ जितने भी उनके वसाइल हैं वो अमेरिका के हवाले कर दे। इसके साथ साथ अगर हम ईरानी स्टेटमेंट देखें तो ईरानी प्रेसिडेंट पज़ेश्कियान का ये कहना है कि हम एक कौम हैं और एक इनकलाबी कौम है। उन्होंने ये भी कहा है कि हमारा एक ही खुदा है, एक ही रहबर है और एक ही मिलत है और एक ही रास्ता है और ईरान की कामयाबियाँ जान से ज़्यादा अजीज़ हैं। तो ये सारी सिचुएशन आप देख सकते हैं, डिफरेंट स्टेटमेंट नज़र आ रही हैं। दोनों मुल्क अपनी अपनी स्टेटमेंट दे रहे हैं। अभी तक सीज़ फायर है और सीज़ फायर की पासदारी रखी हुई है, मगर एक बहुत इंपॉर्टेंट इधर चीज़ हुई है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ पे जो है वो बाकायदा तौर पे जो है वो टैरिफ लगाया गया है और वो वसूल भी किया जा रहा है। ईरान के जानिब से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ में टोल टैक्स लेने की जो तस्दीक की गई है और हामिद रज़ा हाजी बाबाई ने कहा है कि हॉर्मज़ में जहाज़ों से लिया गया टैक्स मरकज़ी बैंक में जमा करा दिया जाएगा। दूसरी जानिब अमरीकी सेनेट कमांडर ने यह भी दावा किया है कि ईरानी बंदरगाहों ने आने और जाने वाले 33 बहरी जहाज़ों का रुख मोड़ दिया है। तो एक तरफ तो टैक्स भी लिया जा रहा है, एक तरफ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ को खोल दिया जा रहा है, दूसरी तरफ ईरान के ऊपर जो है अमेरिका हल्की फुल्की जो है वो आपको पता है प्यारे तरीके से जो है वो प्रेशर भी डाल रहा है और ईरान इस वक्त बिल्कुल स्टेबलाइज तरीके से बैठा हुआ है। और पाकिस्तान जो है आपको पता है जिसने बहुत एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर प्ले किया और अभी भी चाहता है कि पाकिस्तान ये इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर प्ले करे और ये भी कहा जा रहा है कि पाकिस्तान को थोड़ा सा बैलेंस तरीके से जो है चलना पड़ेगा। जिस तरीके से हमारी जो स्ट्रेटिजिक हमारी डिप्लोमेटिक पॉलिसी हुई है तो वो पाकिस्तान ने हमेशा से अपने कदम को मजबूती तरीके से जो है मुस्तहकम किया है। और इसके साथ साथ मई में होने वाली एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होने वाली है कि छुट्टियां जो हैं वो बहुत ज़्यादा हो रही हैं और होने भी वाली हैं। मई का महीना जो है लॉन्ग वीकेंड्स का महीना है, जहाँ जो है लेबर डे आने वाला है, ईद उल अज़हा आने वाली है, यौम तकबीर आने वाली है और सैटरडे संडेज़ वैसे ही ऑफ है। तो आप लोग जो हैं साथ ही बच्चों के पेपर्स ख़त्म हुए तो अपना लॉन्ग वीकेंड प्लान कर सकते हैं। तो हमने सोचा कि हम अपने व्यूअर्स को बताएं। और अगर हम थोड़ी सी एक अफसोसनाक ख़बर के हवाले से बात करें, आपको पता है जो कि कल लाहौर में जो एक वाक़या हुआ, कितना संगीन वाक़या हुआ है। मैं तो वाकई सोच के भी हैरान हो सकती हूँ कि एक माँ अपने होशो हवास में अपने 3 बच्चों को बेदर्दी से कत्ल कर देती है। मतलब कि कैसी माँ हो, तुम्हारे में कोई ममता नहीं है, तुम्हारे में ऐसा क्या खन्नास भरा हुआ था, ऐसी क्या तुम्हारे में हिस्टेरिया था या कोई मेंटल हेल्थ इशू था या कोई डिसऑर्डर था या स्किज़ोफ्रेनिया की तुम पेशेंट थी कि तुमने अपने 3 बच्चों को कत्ल कर दिया। और जब उसकी फुटेज आई है वो बिल्कुल इत्मीनान से बैठी हुई है। पूछा गया क्यों कत्ल किया तो कहा, मियाँ मेरा शक करता है, खावंद मेरा शक करता है कि बच्चे मेरे नहीं हैं, ये बच्चे किसी और के हैं। तो आप देखें घरेलू नाचाकी से जो है आप माशरे का कौन सा एक पहलू लेकर आ रहे हैं, किस बिगाड़ की तरफ माशरा जा रहा है। बहैसियत हम कौम हम कहाँ जा रहे हैं। वो तमाम माएँ जो कि एक बच्चे को पैदा करती हैं, पालती हैं, बड़ा करती हैं, 9 महीने अपने अंदर रखती हैं और
एक ही वार में अपने बच्चे का उसने गले काटे हैं और कत्ल कर दिया है। मतलब कि मैं लिटरली आई वॉज इन अ स्टेट ऑफ शॉक कि आप कैसे ये सब कर सकते हैं। आपके अंदर ऐसे जज्बात कैसे पैदा हो सकते हैं कि माँ जो बच्चे को हमेशा सीने से लगा के रखती है, उसने ये भी नहीं सोचा कि चलो घरेलू नाचाकी होगी, मियाँ से आपकी आपस में तू मैं होगी, आप बच्चों का ही खात्मा कर दो, अपनी ज़िंदगी उजाड़ दो, अपनी गोदे उजाड़ दो। आज हम इस पे बात करेंगे, बहुत ज़रूरी था। और हमारे नुमाइंदे न्यूज़ लाहौर से जो हैं वो शाहिद हनीफ साहब हमें अपडेट कर रहे हैं। शाहिद हनीफ साहब, आप वहाँ मौजूद हैं? अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। शाहिद हनीफ साहब, ये क्या वाक़या हुआ है और ये इचरे के इलाके में का वाक़या है, और ये आपने मंजर कशी थोड़ी सी करें, क्या मनाजिर थे? जी, जैसे ये वाकया हुआ तो मीडिया, सोशल मीडिया सारे ही जो है इसी चीज पे जो है रिपोर्टिंग कर रहे थे और हर किसी के दिल में एक ही ख्वाहिश थी कि जितना बड़ा जुल्म हुआ है, अल्लाह करे फौरी तौर पे इनके वालिदैन को इंसाफ मिले। और थोड़ी देर बाद देखा जाता है कि जो बच्चों का सगा चचा है उसको पुलिस हिरासत में ले लेती है। जैसे ही गिरफ्तार करके लेके जाते हैं पुलिस एहलकार, तो तमाम मीडिया, सोशल मीडिया पे बताया जाता है कि जी जो है चचा पकड़ा गया, यानी कि सारे लोगों का शक जो उसी पे जा रहा था और हर किसी की ख्वाहिश थी कि इंसाफ जो है वो वालिदैन को, इसकी माँ को इंसाफ मिले। लेकिन जैसे ही इन्वेस्टिगेशन मुकम्मल होती है और चंद ही घंटों बाद पुलिस इस पे जो है वो पहुंच जाती है, यानी आईजी पंजाब ने नोटिस लिया, सीएम साहिबा ने नोटिस लिया और डीआईजी ऑपरेशन मौके पे मौजूद थे, डीआईजी इन्वेस्टिगेशन। पुलिस ने जब कार्रवाई मुकम्मल की तो चंद ही घंटों बाद मुल्जिमा यानी कि बच्चों की जो वालदा है वो कसूरवार ठहरती है, उसको हिरासत में ले लिया जाता है। और अभी आप बता रही थी कि कोई जहनी तवाज़ुन का कोई इशू, बिल्कुल क्लियर है, जहनी तवाज़ुन वाला कोई चक्कर नहीं है। उसकी जो स्टेटमेंट यही है जी, मेरी किरदार कशी की जा रही थी तो मैंने जो है ना गुस्से में आके ये काम किया। गुज़िश्ता रात जो है डीआईजी ऑपरेशन और इन्वेस्टिगेशन ने मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उसमें ये चीज जो है वाज़ेह तौर पे सामने आई और मुबैना तौर पे और भी कुछ चीजें सामने आई हैं कि जिसमें ये बताया जा रहा है कि खातून का ये कहना था कि उसका शौहर बच्चों की वजह से उसे छोड़ नहीं रहा था, यानी उसे अलैदगी भी चाहिए थी। तो इसमें खवातीन को जितने हकूक मिल चुके हैं, आप फैमिली कोर्ट्स में जाके देखें तो वहां पे खुला के ढेर लगे हुए हैं। जिसने बच्चे नहीं भी रखने वो जो है खुला लेके तो अलैदगी इख्तियार कर लेते हैं, लेकिन बच्चों से किस बेस पे या किस कानून, किस शिक या किस गुस्से से बदला लिया गया। बच्चे बेकसूर थे, तीनों बच्चों को जो है बेदर्दी से जो है उसकी गर्दनें जो है काटी गई। और इस वक्त उनको ये भी पता था कि मैंने गर्दन काटने के बाद कमरे को बंद करना है, दरवाजे को ताला लगाना है, या जितनी बेदर्दी से कत्ल किया गया, साथ वाले किसी नेबर ने आवाज तक नहीं सुनी, जितनी सफाई से कत्ल किया गया। तो एक जो जहनी जो कह रहे हैं कि आप वो क्लियर नहीं थी, ठीक नहीं थी, तो ऐसी खातून इस तरह का काम नहीं कर सकती। बिल्कुल ये मुल्ज़िमा है और शार्प है, इसने जो गलती कर ली है और इसका शायद यही था कि पता नहीं चलेगा किसी को, या मैंने मामले को दबा दिया है। शायद हनीफ साहब, बच्चों की उम्रें क्या थी? बच्चों की उम्रें जो है 5 साल तक थी, यानी कि 1.5 से 2 साल का एक बच्चा और 3.5 साल और 5 साल, यानी 5 साल से ऊपर कोई बच्चा नहीं था। ठीक है, और तीनों को बेदर्दी से कत्ल करने के बाद दरवाजे को जो है लॉक कर दिया गया। उसके बाद जैसे ही पुलिस ने जो है अपनी तफ्तीश शुरू की, इंक्वायरी शुरू की, तो चंद घंटे लगे हैं, 2 से 3 घंटों तक जो है पुलिस को मुकम्मल जो है वो रिपोर्ट जो है वो मौसूल होगी और मुल्जिमा को गिरफ्तार कर लिया। और मुल्जिमा का जो खावंद है, मुल्जिमा है या बाकी जो घर वाले थे, तमाम के जो बयानात में तजाद आ रहा था, फर्क आ रहा था, पुलिस को आसानी से मुल्जिमा को ट्रेस कर। शायद हनीफ साहब मुझे बताइएगा कि ये औरत ने तो अपने बच्चे मार दिए, ये बच्चे बाप की भी तो उतनी कुर्बत के होंगे ना कि बाप कहाँ था? और ये जब ये सारा जो वाकया हुआ है उसमें घर में और कोई मौजूद था? सबसे पहले जो खबर मौसूल हुई हमें वो यही था कि वालदैन घर पे मौजूद नहीं है, वालदैन की गैर मौजूदगी में किसी ने ये काम कर दिया। तो पुलिस जो है वो वही काम कर रही थी, यानी कि सबसे पहले जो है किसने ये काम किया है, यानी उसको ट्रेस करने की कोशिश की जा रही है। सीसीटीवी फुटेजेस कि कौन कौन लोग इस तरफ जो है वो, कौन से लोग ऐसे हैं कि जो इस घर की तरफ गए हैं ताकि पकड़ने में जो है मदद मिले। तो उसके बाद जो है जो पहली स्टेटमेंट थी इसके खावंद की वो यही थी कि जी हम कोई कार्रवाई नहीं करना चाहते, यानी कि खौफ के
हमारे या जो भी है, अभी तो मुकम्मल तफ्तीश होनी है, कितना कसूर इसके खामद का है वो भी चीजें जो है सामने आएंगी। यानी कि वक्ती तौर पे जो घर पे मौजूद था या सगा चाचा उसको हिरासत में लिया गया। तो इसका मतलब उसके है कि वालिद भी मुलव्विस था इस कत्ल में? अभी तक ऐसी कोई स्टेटमेंट सामने नहीं आई। गुज़िश्ता रात जो जिम्मेदारान अफसरान के मुताबिक जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है, वो 99% जो है वालदा मुलविस हैं, जिसने एतराफ़ जुर्म भी कर लिया है। इसमें जो है खामंद उसका जो कह रहा था कि जी हम कार्रवाई नहीं करवाना चाहते या हम मजीद जो है इस पे नई कानूनी कार्रवाई करेंगे, तो वो सीएम साहिबा ने नोटिस लिया हुआ था आईजी पंजाब ने, उसमें स्टेट खुद मुद्दई बनती है। एफआईआर भी हो चुकी है। एफआईआर मुलजमा के ऊपर हुई है, बच्चों की सगी वालदा के ऊपर 302 के तहत जो है इस मुकदमा जो है वो दर्ज कर लिया गया है। बच्चों का बाप भी सगा था, वो क्यों नहीं इसके ऊपर कार्रवाई करवाना चाह रहा था, क्यों मना कर रहा था? इस पे अभी इन्वेस्टिगेशन जो है जारी है और वो उससे पूछा जाएगा कि क्यों कार्रवाई नहीं करवाना चाह रहे थे। और डीआईजी ऑपरेशन का यही कहना है कि इसमें कोई रायत या कोई माफी नहीं मिलेगी। खातून ने तो एतराफ़ जुर्म कर लिया, जो भी इसमें साथ इसके मुलविस होगा या कोई कसूरवार होगा उसे अदालत में पेश करने के बाद कानूनी तौर पे सख्त से सख्त जो है वो सजा जो है दिलवाई जाएगी। इस वाकये के बाद पूरे इलाके में इचरा के लोगों में खौफो हरास तो फैल नहीं। शायद नहीं सब दोनों जो वालिदैन है वो हिरासत में है पुलिस की? जी बिल्कुल, पुलिस की कस्टडी में है और एतराफ़ जुर्म जो है वो खातून की जानिब से किया गया। खातून के ऊपर एफआईआर भी हो चुकी है। जो मुल्ज़मा है, जो कसूरवार हैं, वो खातून ठहरी हैं। बाकी भी इसमें कौन लोग हैं साथ या नहीं है उस पर इन्वेस्टिगेशन जो है जारी है, क्योंकि बहुत कम वक्त में इन्होंने जो है वो ट्रेस कर लिया है और बाकी जो लोग होंगे उसको भी कानून के मुताबिक जो है सजा दी जाएगी। अभी ये स्टेटमेंट पुलिस की जानिब से जारी होगी, जिसका गुज़िश्ता रात प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया गया। आगे मजीद जो इसमें डेवलपमेंट होगी तो पुलिस जो है इसको क्लियर करेगी, इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी या पुलिस की जानिब से ये रिपोर्ट जो है वो मरतब की जाएगी। शायद हनीफ साहब, वाकई बहुत अफसोसनाक वाक़या है और अल्लाह करे कि जल्द से जल्द पेशरफ्त हो और कड़ी से कड़ी सज़ा मिले। मुझे सिर्फ एक चीज़ बता दें कि ये जो वाक़या हुआ है, अकॉर्डिंग टू द लॉ क्या सज़ा वालिदैन के लिए रखनी चाहिए या क्या होना चाहिए उनके साथ? देखिए, कत्ल की कोई माफी नहीं होती और इसकी सजा भी जो है सजाए मौत है। 302 के तहत मुकदमा जो है दर्ज किया गया और इसमें बिल्कुल ऐसा नहीं है कि इस तरह का जुर्म जो है वो खातून के ऊपर थोप दिया गया। खातून की अपनी स्टेटमेंट है, जो तेजदार आला जुर्म कर लिया इसने। हाँ जी, कर लिया और जो तेजदार आला यूज हुआ है जिससे गर्दन काटी गई है, पुलिस ने वो भी बरामद कर लिया है और मुकम्मल जो है बहुत कम वक्त में इसका क्रेडिट जाएगा डीआईजी ऑपरेशन इन्वेस्टिगेशन को, जिन्होंने बहुत कम वक्त में ट्रेस करने के बाद मुकम्मल जो है वो तफ्तीश किया और मुलजमा को जो है वो पकड़ लिया। इससे कबल जो है इलाके में इस तरह का खौफो हरास था कि लोग डर रहे थे कि हमारे भी बच्चे यहाँ पे रहते हैं, इसी इलाके में हम भी मौजूद हैं। अगर अच्छा, पड़ोसियों की तरफ से कोई झगड़े की निशानदही या कोई क्योस या घर में कोई मुसलसल कोई तीसरे बंदे की इंटरवेंशन, कुछ ना कुछ सामने चीज नहीं आई अभी तक? वही मैं चीज आपको अभी बता रहा था कि इतनी महारत से ये वारदात कत्ल की गई है कि जो साथ नेबर हैं या इसी फ्लैट के ऊपर रहते थे, किसी किराएदार को, किसी वहाँ के जो मालिक मकान रहने वाले आमने सामने घरों, किसी को कुछ नहीं पता। एनी शायद उतने तरीके के साथ जो है वो महारत के साथ किया गया और शायद उनका ये था खातून का ये कत्ल छुप जाता है। 2-3 घंटे नहीं इस चीज को वो छुपा सकी और हर चीज जो है सामने आ गई है और यही लोग वहां के डर रहे थे कि पता नहीं कोई जुराइम पेशा लोग हैं जो इस तरह की वारदात कर चुके हैं, हमारे भी बच्चे यहाँ पे मौजूद हैं। लेकिन जब जैसे ही इन्वेस्टिगेशन मुकम्मल होती है, प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, चीजें सामने आती हैं, तो हर किसी का जो है कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। पूरे पाकिस्तान ने इस केस को देखा है और हम अरसा दराज से क्राइम रिपोर्टिंग कर रहे हैं। इस तरह के केस बहुत कम जो है वो सामने आते हैं कि हर फर्द जो है किसी भी शोबे से था, वहां पे काम कर रहा था, परेशान। बहुत बहुत शुक्रिया शाहिद हनीफ, हमारे नुमाइंदे लाहौर से हमें अपडेट कर रहे थे। व्यूअर्स, वाक़या तो आपने सुना है, लेकिन हकीकत ये है कि घर में क्या चल रहा है ये किसी पड़ोसी का नहीं पता। अक्सर हम देखा है सोशल मीडिया पे भी, अभी रिसेंटली इस वाक़े के ऊपर भी बहुत से लोग वीलॉग्स बना रहे हैं, बहुत सी बातें कर रहे हैं। पंजाब हुकूमत के ऊपर जो है वो ताने कस रहे हैं, पंजाब में जराइम बढ़ गए, पंजाब में स्ट्रीट क्राइम्स बढ़ गए। लेकिन क्या आपके घर में होने वाला जो वाक़या है उसका ज़िम्मेदार भी स्टेट है? नहीं, आप खुद जिम्मेदार हो। अपनी अकाउंटेबिलिटी खुद को आप क्या कर रहे हो, किस डगर पे जा रहे हो? मासूम बच्चों को कत्ल करके इत्मीनान से बैठे हुए हो, किस दुनिया में हो, कौन से लोग हो
तो पूरा जो मोहल्ला है वाकई वो तो खौफ व हरास भी फैलेगा ना, कि उनके मोहल्ले के अंदर ही एक क्रिमिनल माइंड्स के दो वालिदैन जो है वो मौजूद हैं, जो कि जिन्होंने अपने बच्चों का नहीं छोड़ा तो वो किसी के बच्चों को क्या छोड़ेंगे। और सल्यूट एंड हैट्स ऑफ टू पंजाब गवर्नमेंट और सीएम साहिबा मरीम नवाज साहिबा और आईजी पंजाब जिन्होंने नोटिस लिया है और पुलिस के लिए खुसूसी इकदाम उन्होंने कहा है और मुलजिमा को गिरफ्तार भी किया गया है और मजीद जो है कार्रवाई भी जारी है और फॉरेंसिक रिपोर्ट के बाद ही पता लगेगा कि क्या हुआ था। और आई एम श्योर इसकी औरत की मेंटल हेल्थ के ऊपर भी काम हो। बज़ाहिर देखने में तो वो ठीक लग रही हैं, लेकिन ऐसा क्या दिमाग में चीज़ें या आपके अंदर खौल होता है कि आप ऐसी कार्रवाई और ऐसे इकदाम उठाने में मजबूर हो जाते हो। हमने बहुत बात की है मेंटल हेल्थ के हवाले से, हम हर दूसरे दिन मेंटल हेल्थ के हवाले से फोकस भी करते हैं और ख़वातीन के हवाले से भी कि जिन ख़वातीन को मेंटल हेल्थ है का शिकार हैं या इश्यूज़ हैं उनको, और बज़ाहिर तो वो बिल्कुल नॉर्मल होती हैं, लेकिन प्लीज़ घर में आप ज़रा सी भी ऐसी चीज़ देखें तो आप उनको डॉक्टर्स के पास लेके जाएं, साइकाइट्रिस्ट के पास लेके जाएं, न्यूरो के पास लेके जाएं और मेंटल हेल्थ प्रैक्टिशनर्स के पास लेके जाएं। प्लीज़ इस चीज़ को एरेडिकेट मत करें और आसान, क्योंकि हर दूसरा बंदा इस वक्त मेंटल हेल्थ का शिकार है, स्ट्रेस एंजाइटी का शिकार है, डिप्रेशन का शिकार है। तो घर में आप अकाउंटेबिलिटी के ज़िम्मेदार हम खुद हैं। हम सब ने अपने घर में जो चीज़ें हैं उसकी अकाउंटेबिलिटी खुद करनी है, ना वो स्टेट है ना वो पुलिस है। तो प्लीज़ मेक श्योर कि आपका घर सेफ रहे, साउंड रहे। छोटी सी ब्रेक पे जा रहे हैं, स्टे विद अस। वेलकम बैक व्यूअर्स। आज हम एक बहुत इम्पॉर्टेंट इशू पे बात करना चाह रहे हैं। इम्पॉर्टेंट के साथ साथ वो बहुत हसास भी है, क्योंकि ख़वातीन को हरासा करना जो है एक संगीन मसला बनता जा रहा है और दिन ब दिन बढ़ता भी जा रहा है। चाहे वो बाज़ार हो, यूनिवर्सिटी हो, पब्लिक किसी कोई एरिया हो, पब्लिक ट्रांसपोर्ट हो, या कहते हैं ना कोई अपने घर के पास कोई सड़क भी हो, कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं हमने ज़रूर देखा है कि ख़वातीन समझती हैं और होता भी ऐसे है कि वो गैर महफूज हैं। अब लेकिन मसला तो है और बहुत बड़ा मसला है, बहुत संगीन मसला है। सदबाब कैसे करें, क्या करना चाहिए? लाहौर के एक नौजवान ने एक ज़बरदस्त तरीके से एक ऐसा डिवाइस बनाया है जो कि अगर वो खातून और तमाम ख़वातीन अपने पास रख लें तो बहुत बड़े नुकसान से बच सकती हैं। और एक मुनफरिद और जदीद हल भी है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस तैयार किया गया है मुबैना तौर पर ख़वातीन को हरासा करने वाले अफराद को फ़ौरी झटका लग जाता है, जैसे एक शॉक आ जाता है अगर वो खातून के करीब जाता है और ख़ातून ने वो डिवाइस लगाया होता है या उसको छेड़ाछाड़ी करने की कोशिश करता है। या अक्सर देखा है हमें, अक्सर मार्केट्स में जाओ तो बंदे जो हैं वो अक्सर पिंच कर देते हैं या हाथ गलती से कहते हैं कि हाथ लग गया। तो अब वो भी मोहतात बरतें और एहतियात रहें, क्योंकि अगर कोई मर्द हजरात ने करीब आने की कोशिश की या किसी भी औरत को कहते ना कि इलिसिट तरीके से टच करने की कोशिश की तो वो भी वहीं फेंट हो जाएगा, क्योंकि उसको ऐसा झटका लगेगा। तो मोहसिन अब्बास हैं, सुप्रिया यूनिवर्सिटी के तालिब इल्म हैं, ICS के स्टूडेंट हैं। उन्होंने ये डिवाइस जो है वो तैयार की है और हम जानेंगे ये डिवाइस है क्या, कैसे काम करती है, इसकी प्राइस क्या है और ख़वातीन कैसे हासिल कर सकती हैं। तो मैं वेलकम करती हूँ मोहसिन को। अस्सलाम वालेकुम मोहसिन। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? जी बिल्कुल ठीक। अच्छा मोहसिन, आप इतने यंग हैं, मतलब कि लड़के होते हैं इस उम्र में कोई ना कोई ऐसा गैजेट अगर बनाते भी हैं तो वो मर्दों के लिए होता है जी। मगर आपने एक खातून के लिए या उनकी सेफ्टी के लिए ये गैजेट क्यों बनाया? जो मर्द हज़रात होते हैं, जो लड़के, हम अपना डिफेंस हम खुद कर सकते हैं, क्योंकि हम जो मर्जी हालात हो हम अपना डिफेंस खुद कर सकते हैं। जो लेडीज़ होते हैं वो नहीं इस तरह से कर सकते अपना डिफेंस। इसीलिए ये गैजेट इस तरह से काम करता है कि उनको डिफेंस भी नहीं करना, खुद ही उनका डिफेंस करेगा, उनको कोई हाथ नहीं लगा सकता। इस हद तक काम कर सकता है कि उनके बाल को भी कोई हाथ नहीं लगा सकता। अच्छा जी। तो ये डिवाइस बनाने में कितनी देर लगी, कैसे सोचा, कैसे आपने इसका पूरा मैपिंग की, कैसे आपने टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया? ये तकरीबन आज से 8-9 मंथ पहले ना मुझे आइडिया आया था। वैसे तो छोटे होते कार्टून से इंस्पिरेशन थी मुझे। किस कार्टून से? कार्टून डोरेमोन से गैजेट्स जो बनाता है। एक मैं मूवी देखी थी बैटमैन की, उसके पास होता है एक बेल्ट भी इसी तरह का ही होता है, उसमें करंट वाला सिस्टम होता है। हालांकि वो गैजेट्स उसके पास होते हैं जिससे वो लोगों को बचाता है। इसी तरह से मैं एक डिवाइस बनाऊंगा। ये डिवाइस थी इलेक्ट्रिक बेस,
मुझे भी बहुत शौक लगते थे, मैं फिर भी मुझे क्योंकि इसके टेक्नोलॉजी का पता था तो मैंने कहा मैं बना लूँगा। तो 8-9 मंथ लगे थे मुझे इसे बनाने में, आहिस्ता आहिस्ता ही बनी थी, पहली दफ़ा इतनी परफेक्ट नहीं बनी थी। फिर मैं दोबारा बनाई, दोबारा ऐसे करके तकरीबन 9th मंथ बाद अब मैंने इसे कंप्लीट किया है, बिल्कुल कंप्लीट हो गया। तो ये डिवाइस जो है ये काम कैसे करती है, और आप ये बताएं कि कहाँ लगाई जाती है और क्या इसके आफ्टर इफेक्ट्स आते हैं? ये डिवाइस है। हाँ प्लीज़ आप शो करें, हमारी ऑडियंस को शो करें, बिकॉज इट्स अ ग्रेट कॉन्ट्रीब्यूशन पूरे एक सोसाइटी के लिए। इस तरह की सोच रखना भी और इतनी पॉजिटिव सोच रखना भी एक बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है। तो ये जो डिवाइस है कहाँ लगाते हैं, दिखाएं। ये डिवाइस हम लगाएंगे इस तरह यहाँ पर। अच्छा, ये क्लोजअप जरा अगर मेरे कैमरामैन दिखा सकते हैं तो वो क्लोजअप शॉट बनाए। मैं नीचे शूज हाँ मैग्नेट से ठीक है, ये आपने इसको लगा दी जी, ठीक ये है। अब इस तरह से क्लोज हो जाएगी, क्योंकि अब मैं जब दोबारा बनाऊंगा मैं परफेक्ट शूज ही बनाऊंगा, डिवाइस नहीं होंगे, बस शूज पहनना और रेडी हो जाएगा। अच्छा, अब ये डिवाइस क्या काम करती है? ये डिवाइस जमीन के जरिए अर्थ लेगी और मेरे में नहीं अर्थ आएगा, जब मुझे कोई हाथ लगाएगा ना तो उस पर्सन को अर्थ लगेगा, और ये अर्थ भी काफी ज्यादा हैवी होगा नॉर्मल करंट से। जमीन से अर्थ लेगी, मतलब कि इसमें जो जमीन पे जो खड़ा है, जिसमें इसमें करंट कैसे आएगा? करंट इसमें ना हाई वोल्टेज जनरेटर लगा हुआ है, ठीक है, उसके साथ कुछ कंपोनेंट्स लगे हैं। अब जमीन पे कोई खड़ा हुआ है ना तो मुझे हाथ लगाएगा, उससे मेरे से ना जमीन के जरिए करंट लगेगा। इसका ये बेनिफिट होगा, मुझे करंट नहीं लगेगा, क्योंकि डिवाइस मैंने पहनी है, मुझे इसका करंट जरा सा भी नहीं लगेगा, दूसरे को लगेगा, उसे लगेगा। उसे तो बहुत ये अच्छा। अगर एक मर्द जो है एक औरत को हाथ लगाता है, किसी भी जगह पे हाथ लगाए, मतलब कि बाल भी हल्के से टच हो। बाल मैंने टेस्टर पे आपको वीडियो दिखाई, टेस्टर पे मेरे भाई ने टेस्टर लगाया था मेरी जुबान पे, तो उस पे करंट आ गया था, टेस्टर चल गया था। अच्छा, तो इसमें कितने वोल्टेज का करंट लगता है? ये अभी इसकी हाई कैपेसिटी पे तो इसे 4 लाख वोल्ट तक चला सकते हैं। 4 लाख वॉट तक? तो बंदा ही, अभी इस पे इतना तो बंदा ही मार वहीं जल जाए। नहीं, जल नहीं सकता, बेहोश कर सकता है उसे, क्योंकि इसने अनकॉन्शियस हो जाएगा जी। अभी तक मैं इसे इतना हैवी किया नहीं है, सिर्फ पीछे धकेल सकता है किसी को इतना हैवी करंट देके। अच्छा, यानी कि 2 फीट पीछे तक इंसान जाके गिरेगा। अच्छा मोहसिन, स्टन गन्स भी तो मार्केट में मिलती हैं, और ये आपको पता है कि काफ़ी एप्स हैं, इसके अलावा और भी बहुत, एक नाइफ्स हैं, स्टन गन्स हैं, ख़वातीन को जो हरास करते हैं मतलब कि उनके लिए, ख़वातीन की एहतियात के लिए। तो स्टन गन में और इसमें क्या फ़र्क है? स्टन गन, एक तो पहली बात, आपको कोई पकड़ लेता हाथ से या कोई हाथ पकड़ लेता है आपका, ठीक है। स्टन गन से आप इतना नहीं कर सकते, इस पे बस आपने जस्ट ऑन करना है, एक क्लिक करना है और आपकी एक शील्ड बन जाएगी। स्टन गन तो किसी को आपने इमरजेंसी पे किसी को लगाएंगे तो ही मसला बनेगा। ये शील्ड की तरह काम ये जितनी भी लेडीज हैं उन्होंने पहन के रखना है हर वक्त जी, हर वक्त, जब भी वो बाहर जाएं इसको पहन लें जी। आगे इसके लिए आसानी ये होगी कि शूज होंगे, सिर्फ शूज पहनने हैं, आगे पूरा शूज में कन्वर्ट कर दूंगा मैं। अच्छा, अब नेक्स्ट जो आप बनाएंगे वो पूरे आप शूज में कन्वर्ट करें। अच्छा, इसकी जो वीडियो आप जब बना रहे हैं वो भी हमारी स्क्रीन पे चल रही है, तो ये कितने 8-9 महीने का प्रोसेस था? ये 8-9 महीने का प्रोसेस था तकरीबन जी, 8-9 महीने का प्रोसेस था, क्योंकि मुझे कंपोनेंट्स के बारे में पता तो था, ये नहीं मुझे पता था परफेक्टली इस तरह वर्क करेगी भी या नहीं, फिर आहिस्ता आहिस्ता इसे मैं किया था। मुझे ये बताएं कि ये आपकी इंस्पिरेशन क्या थी और किसने आपको गाइड किया था कि आप इस तरह करें तो ये डिवाइस जो है मुकम्मल तैयार हो जाएगी? ये सही तो मुझे आइडिया आया था, जो बाहर के मुल्कों में होते हैं स्टन गन्स, उन पर भी कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी यूज़ होती है हाई वोल्टेज की, मगर वो इस तरह से नहीं कि इंसान के अंदर करंट हो, यानी कि इंसान के ज़रिए से लगे करंट, तो वो इस तरह की नहीं थी। मैं थोड़ी उसके बारे में की स्टडी कि क्या हिसाब होता है इसका, फिर जाके मुझे आइडिया मिला इसका कि इसे मैं बना सकता हूँ इस तरह से कि इंसान के अंदर करंट आ सकता है मगर इंसान को नहीं लगेगा। एक तरह से करंट होगा मेरे अंदर ही, जमीन से उसे लगेगा, जब तक वो मुझे हाथ नहीं लगाता तब तक नहीं लगेगा, जब मुझे हाथ लगेगा तब उसे करंट लगेगा। अच्छा, तो इसकी मार्केटिंग कैसे कर रहे हो? ये नए प्रोडक्ट बना लिया है तो कैसे लोगों तक पहुंचा रहे हो कि भाई, और ख़वातीन ख़ास तौर पे ऑब्वियसली जिनकी ये अब आई थिंक ये रोज़मर्रा की ज़रूरत है, बिकॉज दे गो फॉर वर्क, पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल है, कहीं ना कहीं जा रही होती, पैदल चल रही होती। हमने कितने वाक़या देखे हैं कि स्ट्रीट के ऊपर कोई ना कोई चोर जो है वो उनसे बैग छीन लेता है, उनको हरासा कर जाता है। तो चोरों के लिए भी ये बेहतरीन चीज़ है? चोरों के लिए भी बेहतरीन चीज़ है। बैग छीनना तो दूर, वो बैग को हाथ नहीं लगा सकेगा, क्योंकि जो चीज़ कहते हैं कि बैग को हाथ भी नहीं लगा सकेगा। हाथ लगाएगा वो फिर खुद गिरेगा एक दफ़ा, अच्छा, फिर उठेगा, फिर कहेगा अब दोबारा नहीं लगाना हाथ से। इतना हैवी करंट होगा, बैग में भी आएगा, लेदर का भी होगा, चेन्स होती है ना बैग के साथ,
मेरे कपड़ों से करंट लग सकता है। अच्छा, वो उसके अंदर मेटल लग का सकता है। होना जरूरी है आपके जिस्म के ऊपर के नहीं? किसका? मेटल। मेटल का होना इतना जरूरी नहीं है। नहीं है। नहीं है, अगर क्योंकि नॉर्मल कपड़ों सादा कपड़े हैं तो उससे भी लग जाएगा। क्योंकि अक्सर कहते हैं ना कि मेटल हो तो आसानी होती है करंट। मेटल हो तो कुछ ज्यादा लग जाएगा आगे वाले को, ना हो तो फिर भी काफी करंट लग सकता है। ठीक है। प्राइस क्या है इस प्रोडक्ट की? प्राइस तो इसकी मुझे इसको बनाने में लागत हुई है 4 से 5 हज़ार रुपए, मगर मैं इसे अभी सेल नहीं करना चाहता। क्यों? क्योंकि अभी ये पहली बात तो प्रोटोटाइप है, और कोई भी टेक्नोलॉजी, कोई भी चीज़ है, उसका नेगेटिव और पॉजिटिव यूज़ हो सकता है। अगर हमारा हाथ है तो ये किसी के लिए भी उठ सकता है और किसी के ऊपर भी उठ सकता है, किसी की मदद के लिए भी उठ सकता है और किसी के काम आने के लिए भी। तुम्हारी एक डिवाइस तुमने बना ली है मगर तुमने ख़वातीन के लिए बुलाई है, तो ये डिवाइस जो है ये ऑब्वियसली जो ख़वातीन को तुम दोगे ना, तुम एक पूरा सिस्टम बनाओगे, फिल्टर आउट बनाओगे कि तुमसे जो ख़वातीन है वो बाय कर सकें, तो उनको क्यों नहीं तुम परचेजिंग के ऊपर देते? ख्वातीन के हाथ तो आएगा मगर चोरों के हाथ भी आ सकता है, फिर चोरों का काम आसान हो जाएगा। इसमें थोड़ी, इसीलिए मैं चेंजिंग्स करना चाह रहा हूँ कि अभी इसे इस तरह से बनाएं कि सिर्फ ख्वातीन ही इस्तेमाल कर सकें, क्योंकि हर इंसान माशरे में इस चीज़ को कैसे शोर बनाओगे कि ख़वातीन के पास ही जाए? ख्वातीन के पास इसे इस तरह से मैं करूँगा कि पहली बात तो अगर चोर लगाएंगे तो इसे एज अ वेपन भी यूज़ कर सकते हैं, वो इसे वेपन के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं। इस पर कुछ ऐसी चीज़ें मैंने रिसर्च कर रहा हूँ कि सिर्फ ख्वातीन यूज़ कर सकें इसे, इसका भी आगे मैं सोच रहा हूँ कि ये है हल इसका। थैंक यू सो मच मोहसिन, और बहुत अच्छा लगा आपकी इतनी बड़ी कंट्रीब्यूशन है कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी का दौर है और इसमें हमारे बच्चे जो हैं वो कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट कर रहे हैं माशरे की इस्लाह के लिए, ताकि माशरा जो है खूबसूरत तरीके से फल फूल सके। और ख़ास तौर पे हमारी ख़वातीन जो कि जिनको सिनफ़े नाजुक कहा जाता है, लेकिन अब वो नाजुक नहीं रही हैं क्योंकि अब उनके पास हर हथियार है अपने आप को सेफ़ और प्रोटेक्टिव रखने के लिए। व्यूअर्स, छोटी सी ब्रेक पे जा रहे हैं, आप लोग हमारे साथ रहें। वेलकम बैक व्यूअर्स, बात करते हैं सेहत के हवाले से। आपको पता है कि पोलन एलर्जी जो होती है वो एक खामोश कातिल होती है। आपने देखा है कि आजकल जैसे ही फसलों की कटाई शुरू होती है, एक सफ़ेद रंग का जो रुआं होता है वो जगह उड़ा होता है। अक्सर लोगों को समझ ही नहीं आती कि उनके गले में खारिश क्यों है, उनका नाक क्यों बह रहा है, या उनको सांस लेने में दुश्वारी हो रही है, और वे समझते हैं कि शायद पता नहीं कोई बहुत क्रॉनिक डिजीज़ हो गई हो। मगर दमा जो कि अब हर दूसरे तीसरे घर में दाखिल हो चुका हुआ है, लोगों को बहुत ज़्यादा लंग्स के मसाइल हैं, लोगों को बहुत ज़्यादा जो है फेफड़ों के मसाइल हैं। अगर हम एयर क्वालिटी की बात करें तो आजकल जो है एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है, आज की बात करें 162 तक जो है पहुंच चुका है। पहले तो हम स्मॉग के ऊपर बातें करते रहे हैं, बहुत सा हमने वावेला मचाया, स्मॉग आ गई, मगर फ़िज़ाई आलूदगी जो है वो पूरा साल उसने लाहौर के इर्द गिर्द के जितने भी कहते हैं ना कि इर्द गिर्द वहाँ पे जो है वो डेरे डाले हुए हैं। क्या करना चाहिए जिसके घर में दमा है या जिनको दमा है, जो एलर्जिक हैं, और ख़ास तौर पे वो तमाम बच्चे जिनका इम्यून सिस्टम बहुत वीक है, उनको भी ऐसे मसाइल हैं। अक्सर उनकी खांसी नहीं जा रही होती, नज़ला नहीं जा रहा होता, और ख़ारिश है गले में हो रही होती है, खाया नहीं जाता, और हर वक्त लेथार्जिक फील करते हैं। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं वो दमे के असरात होते हैं, या उनको पोलन एलर्जी होती है। क्या टेस्ट कराने चाहिए, सिम्टम्स क्या होते हैं, प्रिकॉशंस क्या होती हैं, कैसे अपने लाइफस्टाइल में तब्दीली लानी चाहिए, और सबसे ज़रूरी है कि आपने अपने नॉलेज को कब जो ना रुजू करना है। आज हम इस पे बात करेंगे, और हमें ज्वाइन किया है मारूफ पल्मोनोलॉजिस्ट डॉक्टर उमर मोहम्मद नईम साहब ने। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कैसे आप? ठीक है सर। अच्छा, पोलन एलर्जी जो है नॉर्मली लोगों को पता है उड़ी है, हवा में उड़ती है, रुआ उड़ा है, लेकिन ये नहीं पता कि इससे भी एलर्जी होती है। एक्जैक्टली असल में कुछ ना जो होते पीक सीजन्स होते हैं, जैसे अब हमारे पंजाब के अंदर 4 सीजन्स आते हैं, उसमें 2 सीजन्स होते हैं जिसमें पीक एलर्जीज होती हैं, जिसमें पोलन एलर्जी अपने इस वक्त पीक पे होती है, मार्च अप्रैल और सितंबर अक्टूबर। या आप आसान लफ्ज़ों में ये देखें कि जी जब सर्दी जा रही है और जब सर्दी आ रही है, ये 2 मौसम पीक होते हैं जिसमें आपकी पोलन्स और एलर्जीज अपने पीक पे होती हैं। आजकल जो लोग लाहौर में रहते हैं उन लोगों ने देखा होगा कि जब आप सड़क पे जा रहे होते हैं तो एक सफ़ेद सी चीज़ उड़ रही होती है, वो होते हैं वो वाले पोलन्स जो नज़र आ रहे हैं। इसके अलावा जो पोलन्स हैं जो नज़र नहीं आ रहे, जो कि हमारे एयर क्वालिटी इंडेक्स को और हमारे एटमॉस्फेयर को बहुत ज़्यादा एलर्जिक कर रहे हैं, और स्पेशली जो जिनकी सांस की नालियाँ हसास होती हैं या जिसको हम लोग एस्थमेटिक कहते हैं, उनको ये चीज़ ज़्यादा तंग करती है,
और इस मौसम में ये चीज़ें ज़्यादा होनी शुरू हो जाती हैं। व्यूअर्स, अगर किसी को दमे का मसला है या एडवाइस लेना चाहते हैं तो हमारी स्क्रीन पे नंबर चल रहा है, हमें डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं। फेफड़ों से रिलेटेड जितने भी मसाइल हैं, आज डॉक्टर उमर हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बने हुए, उनसे मशवरा ले सकते हैं एंड दैट विल बी फ्री ऑफ कॉस्ट एज वेल। डॉक्टर साहब, लाहौर के अंदर जो आपने बताया जिस तरह सीजन्स हैं और दमा भी है, लाहौर में स्मॉग भी है, पिंक आई का बड़ा मसला था, हाँ जी, गले में खारिश बहुत ज़्यादा होती है, नेज़ल ब्लॉकेजेस होती हैं, उसके बाद स्ट्रेस पड़ता है आपके लंग्स के ऊपर, और अक्सर घरों में लोग ऑक्सीजन का इस्तेमाल करते हैं जिनको क्रॉनिक डिजीज़ है। हाँ जी। तो हम इस चीज़ से क्या बच पाएंगे? देखिए जी, इसमें सबसे पहले तो ये होता है कि हमने पेशेंट को डायग्नोज करना होता है कि आया उसको अस्थमा है या सिंपल एलर्जीज़ हैं। सिंपल एलर्जीज़ के अंदर तो हम लोग सिंपल मेडिकेशन से उसकी उन चीज़ों को हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं और बदलते मौसम में उसको बता सकते हैं कि आपने इस मौसम के अंदर ये एहतियात आपने सारी की सारी करनी है। लेकिन जब आपको एक दफ़ा अस्थमा डायग्नोज हो जाता है, उसमें फिर ये होता है कि फिर आपने इनहेलर्स यूज़ करने होते हैं और आपने फिर सांस उसके अंदर ठीक रखना होता है। ठीक है जी, जैसे कि जो भी अस्थमा होता है वो बगैर एलर्जी के स्टार्ट नहीं होता। अब एलर्जीज़ क्या होती हैं? एलर्जीज़ ये जो हवा के अंदर मोहल्लिक जो पार्टिकल्स होते हैं, ये चीज़ें होती हैं। कुछ और जो होते हैं ट्रिगर्स होते हैं, जैसे अस्थमा के काफ़ी ट्रिगर्स होते हैं कि किस किस चीज़ से अस्थमा ट्रिगर हो जाता है। जैसे एक बदलता हुआ मौसम एक ट्रिगर है, हवा में फ़िज़ाई आलूदगी एक ट्रिगर है। आजकल जो क्योंकि लाहौर के आसपास जो गंदम की जो कटाई हो रही है, ये एक बहुत बड़ा जो ट्रिगर होता है जिसमें थ्रेशर लगता है तो लोगों को सांस के बहुत ज़्यादा मसाइल आने शुरू होते हैं। अच्छा, जो एलर्जी होती है वही अस्थमा में कन्वर्ट होता है? ये एलर्जी होती है जी, उसको हम कहते हैं एलर्जिक रेनाइटिस। नाक से एलर्जी स्टार्ट हुई, पीछे हम लोग कहते हैं केरा गिरना शुरू होता है। पेशेंट कहता है जी मुझे बार बार केरा गिरता है, मैं बार बार अपना फ्रीक्वेंट थ्रोट क्लियरिंग, बार बार गला साफ करते हैं। 2-3 सीजन्स ऐसे गुजर जाए, ये इग्नोर हो रहा हो तो ये ट्रिकल डाउन करते करते अस्थमा के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है। अच्छा, अक्सर सुबह उठें, अगर हम कॉमन मैन की बात करें या एक कॉमन प्रॉब्लम की बात करें तो गले में खारिश शुरू होती है और वो इतनी ज़्यादा होती है कि यू टेक वार्म ल्यूक वाटर, यू टेक कॉफ़ी, यू टेक टी, उसके बाद जाके आपको थोड़ा सा आराम मिलता है और फिर कुछ देर के बाद आपका गला सूख जाता है। क्या वजह है इसकी? जी 2 वजूहत होती हैं। एक तो होती है जी कि बदलते मौसम की एलर्जी, बहुत ड्राई एयर, आप एयर कंडीशन आपने बहुत तेज़ चला के सो रहे हैं, एक तो ये वजह होती है। दूसरी वजह ये होती है कि अगर आप लेट खाना खा के सो रहे हैं तो एसिडिटी जो होती है आपके स्टमक में, मैदे में जो एसिड होता है वो गले की तरफ आता है, वो गले को ख़राब करता है और फिर वापस चला जाता है। ठीक है जी। उसकी वजह से जब आप अर्ली मॉर्निंग उठते हैं तो अक्सर आपकी आवाज़ भी भारी हुई होती है, फिर आधे पौने घंटे के बाद जाके आवाज़ बेहतर होनी शुरू होती है। उसमें आपने रात को लेट नाइट खानों से भी आपने इज्तनाब करना होता है। अच्छा डॉक्टर साहब, नेज़ल जो ब्लॉकेजेस होती हैं बहुत ज़्यादा होती हैं, समटाइम्स आपका नाक में बहुत ज़्यादा जो होता है ड्राइनेस हो जाती है जी, कभी कभार अक्सर ब्लीडिंग शुरू हो जाती है, या बहुत ज़्यादा नाक जो है वो बह रहा है, आपको पूरा साल जो है साइनस रहता है, उसकी क्या वजह? वो भी कोई एलर्जी है? ये भी, इसको हम लोग कहते हैं जी एलर्जिक रेनाइटिस। एलर्जिक रेनाइटिस, एलर्जिक रेनाइटिस कहते हैं इसको। और इसमें ये होता है जी कि इसमें हमने नेजल स्प्रेज देने होते हैं और ये बिल्कुल बेसिक्स होती है। अस्थमा की तरफ कन्वर्ट होने से पहले ये वाली स्टेज आती है और इसमें हमने नेजल जो स्प्रेज होते हैं वो भी डिफरेंट किस्म के स्प्रेज होते हैं। और मैं आपके प्रोग्राम के तवज्जो से ये बताना चाहता हूँ जी कि हर नेजल स्प्रे एक ही तरह से यूज़ नहीं करना होता। आपने अपने मुस्तनिद डॉक्टर से लाजमी पूछें कि ये स्प्रे क्या मैंने अपने नाक में डाल के अंदर गले में लेके जाना है या मैंने इसको नाक में ही रखना है। डिफरेंट किस्म के स्प्रेज होते हैं लेकिन लोग एक ही तरह से यूज़ कर रहे होते हैं कि नाक में डाला और पूरा सांस अंदर खींच लिया, वो सारा का सारा मसला ख़राब हो जाता है उसमें से। कुछ स्प्रेज को हमने सिर्फ नाक में रखना होता है। एलर्जी के सिम्टम्स क्या होते हैं? एलर्जीज़ के सिम्टम्स सबसे पहले तो जी फ्लू रहना, हर वक्त नाक बहते रहना, आंखें जो जलना, आंखें बहते रहना, इसके अलावा गले में हर वक्त खराश, और सबसे जो कॉमन सिम्टम होता है जो कि आप अपने आसपास भी देख सकते हैं, जो बंदा खुद कर रहा होता है उसको नहीं पता होता, उसको कहते हैं बार बार गला साफ़ करना। ये बार बार गला साफ़ करना, इसका मतलब होता है कि पेशेंट को एलर्जीज हो रही हैं। इसका मतलब है नाक से एलर्जी है जो पीछे ट्रिकल डाउन कर रही है गले के अंदर और वो बार बार अपना गला साफ़ कर रहा है। फ्रीक्वेंट थ्रोट क्लियरिंग इसको हम लोग कह रहे हैं। अच्छा, मुझे बताएं कि दमे के जितने भी मरीज़ हैं उनको क्या क्या एहतियात करनी चाहिए, क्या क्या खाना चाहिए, क्या क्या नहीं खाना चाहिए? हाँ जी, इसमें हम फिर दोबारा उस बात पे आते हैं जी, अस्थमा के ट्रिगर्स क्या क्या हैं। ट्रिगर्स में सबसे कॉमन ट्रिगर है जी बदलता मौसम, दूसरा पोल्यूशन, तीसरा खाने में कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि अस्थमेटिक पेशेंट को सबसे अच्छा पता होता है खुद से। हर बंदा डिफरेंट होता है कि जी मुझे क्या चीज़ तंग कर रही होती है। जो मोस्ट कॉमन चीज़ें जो हम लोग सवाल पूछते हैं जिसमें सिर्फ जो 90% चीज़ें उसमें से पिक हो जाती हैं, चावल,
पेशेंट कहता है जी मैं जब बिरयानी खाता हूँ, जब मैं चावल खाता हूँ, मुझे सुबह खांसी और गला ख़राब और ये चीज़ें होनी शुरू हो जाती है। चावल, बनाना, केला, दूध और दही। दूध और दही अब ये हमारे सोसाइटी के अंदर इतनी कॉमन चीज़ें हो गई हैं कि लोग इसको बंद करते हुए भी हमारी बात नहीं मान रहे होते। तो ये 4 चीज़ें हैं, चावल, केला, दूध, दही। ये वैसे 90% फूड एलर्जीज इसी से बन रही होती हैं। बाहर के मुल्कों के अंदर पीनट्स की भी एलर्जी होती है। इवन वहाँ के जो फूड आइटम्स होते हैं, आइसक्रीम्स होती हैं, उसके ऊपर लिखा होता है जी कि इसके अंदर पीनट शामिल है, किसी को अगर पीनट की एलर्जी है तो वो ये ना इस्तेमाल करे। लेकिन पाकिस्तान के अंदर पीनट एलर्जी कम है। पाकिस्तान में फूड एलर्जी टेस्ट भी अवेलेबल हैं। हाँ जी, फूड और वो क्या करवाने चाहिए? वो करवाने चाहिए अगर आपको खुद से पता ना हो कि आपको क्या चीज़ तंग कर रही है। लेकिन मोस्ट लाइकली जब 5-6 साल के बच्चे को भी पता चल जाता है या उसकी माँ को पता चल जाता है कि मैं इसको चावल देती हूँ तो उसको सांस खराब हो जाता है। ये जब दूध पीता है तो उसकी तबीयत ख़राब हो जाती है। या जब कभी केले का मिल्कशेक वगैरह भी ले रहे हो तब भी उसको ना नज़ला और केरा और बहुत ज़्यादा बलगम आनी शुरू हो जाती है। तो ये सारी वो चीज़ें होती हैं जो कि एलर्जी कर रही होती हैं। एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ और होती है एलर्जी का जो ट्रिगर होता है वो होता है स्ट्रेस। बच्चों के अंदर एग्ज़ाम्स का स्ट्रेस, जब भी अगर किसी के एग्जाम्स हो रहे होते हैं, अगर वो एलर्जिक या एस्थमेटिक पेशेंट है और मेडिसिन नहीं यूज़ कर रहा तो उसको एस्थमा का अटैक होने का चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। घर के अंदर अगर कोई बेसिक फैमिली प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है, उसमें भी आपको एस्थमा का अटैक हो सकता होता है। अच्छा, आपने बता दिया कि दमे में खाना क्या चाहिए, लेकिन एहतियात क्या करनी चाहिए ये बताएं कि दमे का मरीज़ है, वो बाहर भी जाता है, काम के लिए भी जाता है, चलो खाने की एहतियात करता है, लेकिन उसको कब कब मेडिसिन कौन सी लेनी चाहिए और एहतियाती तदाबीर क्या होते हैं? जी, एहतियाती तदाबीर सबसे पहले तो जी हम लोग ये बताते हैं कि जी कि आपने प्रिवेंशन भी करनी है और ट्रीटमेंट भी करना है। यानी आपने एहतियात भी करनी है चीज़ों से, अपने ट्रिगर्स को आपने खुद आइडेंटिफाई करना है अपने डॉक्टर की हेल्प से कि आपको क्या क्या चीज़ें तंग कर रही होती हैं, क्या क्या ट्रिगर कर रहे होते हैं। कुछ लोगों को जो घर के से जो होती मिट्टी डस्टिंग वगैरह कर रहे होते हैं उससे होता है। बदलते हुए मौसम में कुछ लोग जो पुराने कपड़े खोलते हैं, गर्म कपड़े निकालने या ठंडे कपड़े रखने सॉरी, ये सब चीज़ें भी उनको तंग कर रही होती हैं। तो अस्थमा के पेशेंट में थोड़ा सा विजिलेंट रहना होता है और ये चीज़ें खुद से पिक करनी है। डॉक्टर साहब, एक कॉलर हमारे साथ हैं, काशिफ मुख्तार मुल्तान से। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैडम, डॉक्टर साहब से मैंने सवाल पूछना था जी कि हम अपने फेफड़ों की सेहत और इसके जो टेस्ट करेंगे, हमारे फेफड़े किस तरह, कोई लंग्स वीक हो गए तो हम किस तरह इसको पता चल सकता है कि लंग्स वीक है हमारे? डॉक्टर साहब, अच्छा जी, फेफड़ों का इसका जो फंक्शंस होते हैं, ये कितने काम कर रहे हैं या कितनी ताकत में, इसको चेक करने के लिए एक टेस्ट होता है जिसको हम लोग कहते हैं पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट, स्पायरोमेट्री टेस्ट। ये बहुत सिंपल सा टेस्ट होता है। आपने अपने मुतल्लिका पल्मोनोलॉजिस्ट, आपके ये मैं ख्याल मुल्तान से कॉल कर रहे हैं जी, मुल्तान में भी हमारे पास हमारे बहुत से पल्मोनोलॉजिस्ट कोलीग्स हैं, उनके पास आपने जाना है जी, पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट कर दें हमारा पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट। ठीक है, जैसे लिवर फंक्शन टेस्ट होते हैं ऐसे पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट। ठीक है। इसमें कोई सैंपल नहीं देना होता, आपने जस्ट बैठना है और एक मशीन होती है जिसके अंदर आपने इनहेल, सांस अंदर और सांस बाहर पूरी जोर से ताकत से करना होता है। उस पर फिर ग्राफ बन रहा होता है, आपकी एज और हाइट के मुताबिक आपकी सारी की सारी वैल्यूज आ रही होती हैं। क्या आप नॉर्मली, आपका जो लंग है वो आपकी एज और हाइट के मुताबिक नॉर्मल वर्किंग कर रहा है कि नहीं कर रहा। ठीक तो है। उसको पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट लाजमी करना। काशिफ मुख्तार साहब, आपको एडवाइस मिल गई है, आप अपने किसी भी नियर बाय डॉक्टर के पास जाके, पल्मोनोलॉजिस्ट के पास जाके टेस्ट करा सकते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है दैट इंक्रीज द इंटायर ईयर, आपको पता है हाँ जी, एक जैसी नहीं रहती ड्यू टू लॉट ऑफ पोल्यूशन लाहौर। एयर ह्यूमिडिफायर्स और प्योरीफायर्स कितना हेल्प कर सकते हैं, हम इस पर बात करेंगे। बट हमारे साथ एक कॉलर मौजूद हैं, राना खुर्शीद साहब इस्लामाबाद से। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, क्या सवाल पूछना चाह रहे हैं? जी मैं ये सवाल पूछना चाहता हूँ, मेरी बहू है, उसकी उम्र कोई 25 साल है, तो उसका ये फेफड़ों का ऑपरेट हुआ था और बायोप्सी भी हुई थी। दमा चढ़ता है उसका, DMH में 6-7 लाख रुपया लग चुका है, लेकिन अभी कुछ खाता नहीं है। तो आप उसके बारे में तो प्लीज काइंडली बता देंगे क्या उसका फेफड़ों में पानी पड़ गया था ज़्यादा, तो वो पानी भी उन्होंने निकाला और वो बायोप्सी भी हुई थी। बहू है, 25 साल की है, फेफड़ों का ऑपरेशन हुआ था, बायोप्सी हुई है उनकी? जी 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 बायोप्सी हुई, कोई गिल्टी निकाली थी उन्होंने? जी जी, अभी वो टेस्ट वगैरह उससे हो रहे हैं और 6-7 लाख रुपया उसका मेरे बेटे का लग चुका है। ठीक तो है। अभी तो खाता नहीं है, उसको दमा आ जाता है, एकदम दमा आ जाता है, मींस उनको सांस उखड़ने लगता है। डॉक्टर साहब जी, सांस उखड़ने लगता है। ठीक है, आप लाइन पे रहे, डॉक्टर साहब बताते हैं। अच्छा जी, फेफड़ों में जो पानी पड़ना होता है ये दमे की शिकायत नहीं होती जी। फेफड़ों में जो पानी पड़ रहा है उसकी 2 वजूहत सबसे कॉमन होती हैं। यंग एज के अंदर निमोनिया या ट्यूबरक्लोसिस,
टीबी, जो कि बहुत कॉमन होती है हमारे उसके अंदर। अब 25 साल की खातून है तो मोस्ट लाइकली मेरे जहन में अगर लंग्स में किसी के पानी आया है तो मेरे जहन में सबसे पहले आएगा जी टीबी, सेकंड नंबर पे आएगा निमोनिया। यही अगर 50 या 60 साल का कोई मर्द होता है या खातून होती तो फिर हमारे जहन में कैंसर भी आ रहा होता। ठीक है जी, लेकिन ये जो सिर्फ अस्थमा की वजह से लंग्स में पानी नहीं पड़ता, ठीक वो है। क्योंकि कोई ना कोई चीज़ ऐसे मिक्सअप हो रही है, हो सकता है अस्थमा भी हो और साथ टीबी भी हो गई हो, तो वो दो चीज़ें एक साथ ट्रीट हो रही हो। ठीक है, अच्छा। और बिल्कुल खुर्शीद साहब को एडवाइस मिल गई है, आप जाके फिर भी डॉक्टर से मज़ीद मशवरा कर सकते हैं। और अगर आपने कोई चीज़ मिस कर दी है तो आप ये वीडियो हमारे सोशल मीडिया पे देख सकते हैं। व्यूअर्स, छोटी सी ब्रेक पे जा रहे हैं और ब्रेक के बाद वापस आएंगे और हम बात करें आज दमे के हवाले से। आप लोग हमें लाइव कॉल्स भी कर सकते हैं और मशवरा भी ले सकते हैं डॉक्टर साहब से। स्टे ट्यून विद अस। वेलकम बैक व्यूअर्स। आज हम बात कर रहे हैं जिनको दमा है और माहौलियाती आलूदगी की वजह से कितना ट्रिगर हो चुका हुआ है और ये आगे आने वाले सालों में बहुत बड़ा हेल्थ चैलेंज और हेल्थ क्राइसिस के तौर पे सामने आ सकता है। और जिनको दमे का मसला है, हमारी स्क्रीन पे नंबर चल रहा है, प्लीज़ अब आप हमें कॉल कर सकते हैं। और डॉक्टर उमर नईम जो हैं वो हमारे साथ इस वक्त प्रोग्राम में मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, जीन्स कितना मैटर करती है? लाइक नस्ली दमा जिनकी फैमिलीज़ के अंदर रन करता हो, वो माँ की तरफ से आता है, वो बाप की तरफ से आता है? देखिए जी, इसमें ये होता है कि कुछ अस्थमाज होते हैं जो कि एक्वायर्ड होते हैं, जो कि एनवायरनमेंट से लिए जाते हैं। लेकिन एक ही घर के अंदर अगर सेम एनवायरनमेंट भी है तो हर बच्चे को अस्थमा नहीं हो सकता। कोई एक आधा बीच में से चोजन वन होता है जिसने अपनी इनहेरिट जीन्स की होती हैं, या पेरेंट्स से या माँ से या बाप से। अब जो एयरवेज होती हैं, जो सांस की नालियाँ होती हैं, 70% इनकी जो इनहेरिटेंस जो आती हैं मौरूसी तौर पे, ये वालदा की तरफ से आ रही होती हैं। तो इस वजह से हमारा पहला सवाल यही होता है बच्चों से या उनके पेरेंट्स से कि जी कि इसके पेरेंट्स में से किसी को बहन भाइयों या नाना नानी दादा दादी में से किसी को अस्थमा या दमे की शिकायत तो नहीं थी। मोस्ट ऑफ द टाइम नानकोज में से कोई एक ऐसा होता है, या खाला या नाना या नानी, जिनमें को बेसिक दमा होता है लेकिन बड़ा कंट्रोल सा होता है। वो फिर उनको याद आता है कि हाँ जी इसकी खाला को था दमा, उसको अस्थमा था। तो फिर हमें और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग जो सस्पिशन हो जाती है कि फैमिली में अगर रन कर रहा है तो ये एक हमारा टारगेट है जिसको हमने और इन्वेस्टिगेट करना है। और अगर अस्थमा की तरफ जा रहा है तो इसको हमने बस ट्रीट भी करना है, डायग्नोज करके ट्रीट भी करना है। तो ट्रीटमेंट होती कैसे? ट्रीटमेंट में क्या कौन से स्टेप्स लेने पड़ते हैं या एहतियाती तदाबीर लेनी पड़ती ट्रीटमेंट है? जी हमने प्रिवेंशन तो हमने डिस्कस कर ली कि हमने प्रिवेंट कैसे कैसे करना है, ट्रिगर्स को कैसे प्रिवेंट करना है। ट्रीटमेंट, इसका सबसे मुश्किल पार्ट ट्रीटमेंट में आता है कि सबसे पहले तो हमने पेरेंट्स को और जो अस्थमा के पेशेंट्स होते हैं उनको ये यकीन दिलाना होता है, बावर कराना होता है जी कि आपको अस्थमा है। अस्थमा थोड़ी सी मिथ बन चुकी हुई है कि जी के लोग बस एलर्जीज़ को लोग जो कबूल कर चुके हैं कि आपको एलर्जी है, लोग इसको मान जाते हैं। डॉक्टर साहब, एक कॉलर हमारे साथ मौजूद है, मिसेस मुश्ताक हैं लाहौर से। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं डॉक्टर साहब से बात करना चाह रही हूँ। जी जी प्लीज जी करें। मैं सुन रहा हूँ। डॉक्टर साहब, I think the line got disconnected as soon as she get on तो we'll talk। अच्छा, हम लोग वापस आते हैं जी उसके ऊपर कि ट्रीटमेंट के ऊपर। जी जब हम ट्रीटमेंट एक दफ़ा एडवाइस करते हैं जिसमें जो नेबुलाइजेशंस होती हैं, जैसे जिसको हम लोग कहते हैं भाप, इनहेलर्स होते हैं जो कि स्प्रे की सूरत में होते हैं, और कुछ कैप्सूल्स होते हैं जिसका कश लगाना होता है। ये तीनों चीज़ें एक ही तरह की होती हैं, इसमें बस मुख्तलिफ इसकी फॉर्म्स मुख्तलिफ हैं। पेरेंट्स जो होते हैं, जो अस्थमा पेशेंट्स होते हैं, वो नेबुलाइजेशंस बड़ी आसानी से ले लेते हैं। जी नेबुलाइज मैं कर लूँगा, भाप भी ले लूंगा। भाप भी ले लूँगा, लेकिन हाँ। मैंने इनहेलर इस्तेमाल नहीं करना। अच्छा, घर में कौन सी चीजें नहीं रखनी चाहिए और कौन सी चीजें रखनी चाहिए? अक्सर लोग कहते हैं घर में कूलर्स का ना इस्तेमाल करो, उससे अस्थमा ट्रिगर होता है, क्या ऐसा है? उससे अस्थमा इस तरह ट्रिगर होता है कि अगर आपने कूलर में ये जो होता है, क्योंकि आगे मौसम आ रहा है, उसकी जो खसें होती हैं वो अगर साफ़ नहीं करवाई हुई, उसमें से जो मिट्टी आ रही है वो पानी के जरिए वो सब कुछ वो हवा के साथ अंदर आएगी, तो उससे भी अस्थमा ट्रिगर हो जाता है। अगर आपने खसें साफ़ करवाई हुई हैं और उसके डेली पानी साफ़ कर रहे हैं तो और वो सब एक कॉलर हमारे साथ हैं, हाजी रियाज साहब हरीपुर से। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। हाजी साहब, अपनी टीवी का वॉल्यूम जरा बंद कर दें, फिर जल्दी से सवाल करें। जी जी मेरा फेफड़े मैं दमे का मरीज हूं, उस बारे में मालूमात लेनी थी। जी क्या हुआ है आपको? मैं काफी अरसे से फेफड़े का मसला, फेफड़े की दमे के मरीज हैं, फेफड़ों का मसला है, सांस लेने में मुश्किल होती है? हाँ जी, सांस लेने में मुश्किल होती डॉक्टर है। साहब, can you- क्या आप सिगरेट पीते हैं? तो फिर भी मसला होता है। सिगरेट हुक्का तो नहीं पीते आप?
सर्दियों में ज्यादा परेशानी होती है। जनाब क्या आप सिगरेट पीते हैं? सिगरेट डॉक्टर साहब अभी तो नहीं पीता हूँ, आज से तकरीबन 15 साल पहले पीते हैं जान सारे। ठीक है, और बदलता हुआ मौसम आपको तंग करता ज़्यादा? जी, खासकर सर्दी जो है वो ज्यादा तंग करती है, या ठंडा पानी। और कोई दवाई कोई इनहेलर्स वगैरह आप इस्तेमाल कर रहे हैं अभी? तो खास नहीं करता हूँ, ज्यादातर मैं जो ये है ना घरेलू नुस्खे जी, उस तरह के इस्तेमाल करता हूँ। शायद हो गया इस तो तरह का। इनहेलर ना इस्तेमाल करने की क्या वजह है आपको? क्यों नहीं आप इनहेलर इस्तेमाल कर रहे? क्या वो हाँ जेब जी? के ऊपर भारी, आप इनहेलर्स क्यों नहीं इस्तेमाल कर रहे? इसीलिए आपसे मशवरा किया डॉक्टर साहब। ठीक है ठीक है ठीक है जी, आप मैं भी सुने आपसे डॉक्टर बात साहब को करता हूं। मशवरा दे रहे हैं हाजी साहब जी। ठीक है जी, जो हाजी साहब का जो है दमा, ये इनका मौरूसी नहीं है, वो इनके सिगरेट पीने की वजह से धुएं वाला दमा हम उसको कहते हैं, या सीओपीडी कहते हैं। ठीक है जी, सीओपीडी और अस्थमा एक तरह की चीजें होती हैं। सीओपीडी सिगरेट की वजह से होता है, अस्थमा जेनेटिकली चल रहा होता है। अब इसमें ट्रीटमेंट जो होता है, आपने इनहेलर्स होते हैं या कैप्सूल्स होते हैं जिसका कश लगाना होता है, ये सबसे बेस्ट ट्रीटमेंट होता है और हर पर्मोलॉजिस्ट यही अप्लाई कर रहा होता है, यही दे रहा होता है। मसला सिर्फ एक होता है कि पूरी फैमिली में एक बंदा ऐसा होता है आपके आसपास जो सियाना होता है सो कॉल्ड, जो आपको ये यूज़ नहीं करने दे रहा होता कि यार ये इनहेलर नहीं यूज़ करना, ये लग जाएगा, ये कैप्सूल नहीं यूज़ करना, ये लग जाएगा, बाकी आप गोलियां दुनिया जहाँ की खा लें, शरबत दुनिया जहाँ की पी लें, लेकिन ये इनहेलर ना यूज़ करें। तो आप क्या रिकमेंड करते हैं, इनको इनहेलर कौन सा इस्तेमाल करना चाहिए? इनको अपने दमे के मुताबिक अपने लोकल डॉक्टर से, पर्मोलॉजिस्ट से मशवरा भी करना चाहिए। इनको या इनहेलर्स वो इनको बेसिकली देंगे या फिर इनको कैप्सूल्स देंगे जिसका कश लगाना होता है। ठीक है जी, क्योंकि धुएं वाले जो दमा होता है उसमें कैप्सूल्स कश लगाने के लिए वो ज़्यादा ज़रूरी होते हैं और वो लाजमी इस्तेमाल करने और ज़्यादा लोगों से डिस्कस नहीं करना, वरना कोई ना कोई हाजी साहब के आसपास होगा जो दवाई नहीं इस्तेमाल करने देगा इनको। हाजी साहब आप अगर सुन रहे हैं तो डॉक्टर साहब ने आपको मशवरा दे दिया है, ज़रूर अमल करिएगा। और डॉक्टर साहब ये बताइएगा मुझे क्या जेनेटिकली आपने बता दिया, हम बात करते हैं घरों में कौन सी चीज़ें नहीं रखनी चाहिए। जैसे कूलर आपने कहा अगर साफ़ हो तो इट्स फाइन, लेकिन हाउ अबाउट पेट्स? पेट्स ही, क्योंकि पेट्स में जो सबसे कॉमन चीज़ें जो घरों में लोगों ने कॉमन रखी होती हैं, लाहौर में बड़ा ट्रेंड भी है, बिल्लियाँ, छतों के ऊपर कबूतर भी, घरों के अंदर जो तोते और ख़ास तौर पे ऑस्ट्रेलियन पैरेट जो छोटे होते हैं वो, और पर्शियन बिल्लियाँ जिनके लंबे फर्ज होते हैं, लंबे बाल होते हैं और वो उनके बेड्स में भी जा रही होती हैं। डॉग्स भी बाहर रखे में बहुत रखे होते हैं, डॉग्स भी होते हैं और जो फर वाले होते हैं, ये चीज़ें अस्थमा की चीज़ों को वैसे ट्रिगर कर रही होती हैं। स्पेशली अगर किसी ने जो पर्शियन बिल्लियाँ रखी होती हैं वो घरों में भी फिर रही होती हैं, सोफों पे भी चढ़ रही हैं, बेड्स में भी चढ़ रही हैं, तो उनके जो बाल होते हैं वो बहुत ज़्यादा अस्थमा जो ट्रिगर कर रहे होते हैं। और तोते नहीं रखने चाहिए, वो नहीं रखने चाहिए। जिनको दमा है उनको ये तमाम चीज़ें घर से निकाल देनी चाहिए। फैमिली में किसी एक आधे को भी दमा है ना तो उस पर रहम करें और ये तोते कबूतर बिल्लियाँ निकाल दमा नहीं जी। अगर आप लाहौर बैठे हुए हैं और आपका सका भाई अगर कराची बैठा हुआ है, हो सकता है उसको दमा हो, आपको ना हो। ये लेकिन एक घर में दो लोग अगर इकट्ठे हैं तो दमा हो सकता है? नहीं, एक से दूसरे को नहीं होगा, नहीं लगता। दिस इज अ कॉलर विद अस मोहम्मद इमरान राना लाहौर से। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप डॉक्टर साहब? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। डॉक्टर साहब से क्या सवाल पूछना चाहेंगे? डॉक्टर साहब मैं एक फार्मासिस्ट हूँ, मेडिकल रैप रिप्रेजेंटेटिव में एक कंपनी में सीनियर सेल्स मैनेजर। डॉक्टर साहब मुझे 2023 में थायराइड का ऑपरेशन हुआ था। थायराइड के ऑपरेशन को मैंने निकलवाया तो वो पेपिलरी कार्सिनोमा था, वो स्टार्ट पेपिलरी कार्सिनोमा का मैंने आयोडीन थेरेपी ली 150 मिलीग्राम। अभी तोतों की बात हो रही थी, मेरा 4 लाख का सेटअप था और मैं उसमें दिन रात मजदूरों की तरह उसकी सफाई खुद करता था। तो मुझे थोड़ा सा किसी ने कहा कि जी ये शायद आपको उस वजह से हो गया है, क्योंकि ना मैं सिगरेट पीता था, ना मैं कोई इस तरह की कोई चीज एक्टिविटी थी, ना घर में कोई ऐसा माहौल था कि जिसकी वजह से मुझे ये लंग कैंसर, थायराइड कैंसर हो जाता है। अच्छा सर, मुझे मोल भेजा गया, मैंने वहाँ से आयोडीन थेरेपी शुरू की। वहाँ से 150 मिलीग्राम मुझे 150 मिलीग्राम आयोडीन थेरेपी थी। आइसोलेट हो जाता हूँ मैं 10-15 दिन के लिए और फिर 1 साल मैं वही थेरेपी लेता रहा तो मेटासिस हो गया, लंग्स में आ गया। यानी 2023 के बाद 2025 में मेरी तबीयत फिर बिगड़ी, गला खराब रहना शुरू हुआ बहुत ज्यादा शरीर। तो मैं वक्ती तौर पे जैसे मेडिकल ऐप करते हैं उनको पता होता है कि ये फलां मेडिसिन एंटीबायोटिक आप यूज करें तो उससे सही हो जाता है, तो मैं भी इसी तरह करता रहा। तो वक्ती तौर पे तो मुझे आराम आ जाता रहा। लेकिन एक दफा डॉक्टर सलीम उस्मान आदमी है शालामार पे हमारे, उन्होंने मुझे कहा इमरान सीटी स्कैन करवाओ। सीटी स्कैन करवाया सर, तो मैं वहां पे जब गया तो उन्होंने कहा फौरन मोल जाओ।
यहाँ पे मैं सर अनमोल गया तो उन्होंने मेरा वहाँ पे स्कैन किया, पेट स्कैन, तो मैं कहा आपका तो मेटासिस का हो गया है, तो शुक्र करें अभी बोन्स में नहीं गया। तो सर मेरा अभी वही ट्रीटमेंट चल रहा है, अभी भी मैं आइसोलेट हूँ। तो आपका ये प्रोग्राम देखने का मौका मिल गया, ये मेरी खुशकिस्मती है, मैं आपको भी जानता हूँ माशाल्लाह। तो सर मुझे ये बताइए कि ये जो लंग मैं ले रहा हूँ आयोडीन थेरेपी, ये कितने अर्सा चलेगी? अब 9 स्पॉट्स हैं, पहले 13 थे, अब ये कम हो के 9 हो गए स्पॉट्स। तो कल मेरा स्कैन है हफ्ते वाले दिन दोबारा। ठीक है मोहम्मद इमरान राना, आप हमारे साथ रहें, आपका सवाल बहुत वैलिड है। अल्लाह ताला आपको ज़िंदगी दे, सेहत दे। डॉक्टर साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, हमने छोटी सी ब्रेक पे जाकर वापस आते हैं और आपका जवाब देंगे। स्टे ट्यून विद अस। वेलकम बैक व्यूअर्स। मोहम्मद इमरान राना की कॉल आई थी और वो आइसोलेशन में ही हमें कॉल कर रहे थे, उनका मसला बहुत गंभीर था। डॉक्टर साहब आप क्या एडवाइस देना चाहेंगे? जी, इसमें एडवाइस ये है राना साहब के बारे में, क्योंकि मुझे ये याद आ गए हैं, और इसमें जो सलीम साहब ने जो इनको बताया हुआ था जी कि अनमोल से आपने अपनी रेडिएशन लगानी है, क्योंकि थायराइड का कैंसर है जो थोड़ा सा स्प्रेड करके फैल के लंग्स तक आया हुआ है। अब उसमें जब आप आयोडीन थेरेपीज़ वगैरह जो कर रहे होते हैं, जो कि अनमोल हॉस्पिटल से हो रही होती है, उससे फिर आपकी बॉडी से शुआएं वगैरह जो निकल रही होती हैं, रेज़ निकल रही होती हैं, तो छोटे बच्चों और बूढ़ों को जो कि नुकसानदेह होती हैं। इस वजह से कहते हैं, इस वजह से हमने आपको सिर्फ आइसोलेट किया हुआ है ताकि आपसे वो जो रेज़ वगैरह हैं वो छोटे बच्चों या बूढ़ों को ना जाएँ। ठीक है जी, इस वजह से बस आइसोलेटेड है, और ये जब तक आयोडीन थेरेपी चल रही है तब तक होता है, उसके बाद फिर ये बंद हो जाती हैं। आप यानी कि आपकी जो आइसोलेशन वो ख़त्म हो जाएगी। ठीक है मोहम्मद इमरान राना साहब सुन रहे हैं, तो इंशाल्लाह आप जल्द सेहतयाब हो जाएंगे। और डॉक्टर साहब ने आपको एडवाइस दे दी, अगर आप कहीं ना कहीं मिस कर गए तो हमारे आप सोशल मीडिया पे भी देख सकते हैं। डॉक्टर साहब एक और कॉलर हमारे साथ है, मिसेस मुश्ताक हैं लाहौर से। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, मैं आपसे बात कर रही थी कि मेरे मियाँ को ना सितंबर में डेंगू हो गया था, तो तबीयत तो उनकी काफी खराब हुई थी। मैं भी आपको हमने सुन लिया वो बात, लेकिन अब फर्दर जो उनकी प्रॉब्लम है, उनकी खांसी ठीक नहीं हो रही है। खांसी वो एलोपैथिक भी होम्योपैथिक भी ट्रीटमेंट की है, वो कुछ टाइम के लिए उन्होंने इनहेलर भी यूज किया था, लेकिन फर्दर वो कुछ बेहतर ही नहीं आया। लास्ट ईयर उनको डेंगू हो गया था और अब उनको खांसी उनकी रुक नहीं रही है, बहुत क्रॉनिक कफ है। ठीक है जी, इसमें हमने सबसे पहले देखना होता है क्योंकि क्या खांसी हो क्यों रही है, क्या और आया 3 हफ्ते से ज़्यादा खांसी अगर हो गई है तो उसमें चेस्ट एक्सरे ज़रूर कराना होता है। उसमें हमने हिस्ट्री ये पता करनी होती है कि स्मोकिंग या कोई एलर्जीज या कोई ऐसे डस्ट वगैरह या कोई ऐसा काम तो नहीं कर रहे, किसी मिल में किसी स्मोक इंडस्ट्री में कोई ऐसी चीज़ काम तो नहीं कर रहे, और 3 हफ्ते से अगर ऊपर हो गए हैं तो एक्सरे लाजमी करवाएं। और अगर किसी ने इनहेलर्स दिए हुए हैं तो इनहेलर्स इस्तेमाल भी करने होते हैं, और उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट यानी कि प्रॉपर उसका इस्तेमाल करने का तरीका भी होता है, वो भी आपने समझना होता है। और खांसी के लिए कुछ फिर हमने टेस्ट कराने के, खांसी थोड़ी लंबी हो गई है तो उसको हमने इग्नोर नहीं करना, उसके लिए एक्सरे करवाने हैं। हाँ जी, जो क्रॉनिक हो सकती है और पीछे तो आप कौन से टेस्टिंग को एडवाइस कर रहे हैं? नंबर 1 जी चेस्ट एक्सरे लाजमी करवाएं, ठीक है, और अपने जो पल्मोनोलॉजिस्ट को चेक कराएं। और नंबर 2 स्पायरोमेट्री टेस्ट होता है जो कि पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट, वो लाजमी करवाएं। वो चीज़ें काफ़ी चीज़ें उससे वाज़ेह हो जाती हैं। यहाँ पर कॉलर अयाज अहमद सिद्दीकी से आलकोट से। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी अयाज साहब क्या पूछना चाह रहे हैं? हाँ डॉक्टर आपसे पूछना ये था कि मुझे पोलर एलर्जी है, इस मौसम फरवरी मार्च अप्रैल मई में तो पोलर एलर्जी हो जाती है, क्या इसका परमानेंट हल है? वो मैं जो कोर्स है वो 15 दिन की कोर्स करता हूँ, तो उसके बाद वो सीजन में आराम से गुजर जाता है, लेकिन पूछना सिर्फ ये है कि क्या इसका कोई परमानेंट हल भी है? डॉक्टर साहब आपको समझ आ रही है? हाँ जी, हाँ जी। पोलन एलर्जी है, इलाज कराते हैं फिर हो जाती है। देखें जी, पोलन एलर्जी क्यों हो रही होती है? आपकी जो सांस की नालियाँ हैं वो तो नहीं चेंज हो सकती हैं, वो तो वैसे ही रहेंगी। पोलन भी हर साल आएगा, और ये 2 मौसमों में आता है, मार्च अप्रैल सितंबर अक्टूबर, इनमें पोलन आता है। अब इसमें या तो आप इससे बच जाएं, आप शहर चेंज कर लें, या आप सूबा चेंज कर लें, या फिर आपने मेडिसिन लाजमी इस्तेमाल करनी है उस वाले पर्टिकुलर मौसम के अंदर। यानी कि जो पोलर एलर्जीज के जो पेशेंट होते हैं, मेडिसिन कौन सी होती है? उसमें एंटी एलर्जी होती है जो गोली खाने वाली होती है रात के टाइम, और जिसको मोंटिलोकास्ट होती है। नेजल स्प्रेज होते हैं जो कि हमने बेसिकली जो नहीं स्टेरॉइड्स के नेजल स्प्रे होते हैं, और अगर बहुत ज़्यादा एलर्जी हो तो फिर हम लोग इनहेलर्स देते हैं वक्ती तौर पे, परमानेंटली वक्ती तौर पे इनहेलर्स, जो कि सिर्फ बदलते मौसम मार्च अप्रैल में आपने यूज़ करने होते हैं। और फ्लू वैक्सीन लाजमी सब करवाएं,
सितंबर अक्टूबर में हर साल नई रिलीज होती है, वो लाजमी करवाएं। सियालकोट से जो कॉलर थे आप सुन पा रहे होंगे, तो आपको डॉक्टर साहब ने जो है वो मशवरा दे दिया हुआ है या साहब, तो आपने मेडिसिन भी खानी है, आपने इन्हेलर भी इस्तेमाल करना है, और अगर अब हो सकता है तो कुछ महीनों के लिए आप अगर कोई इर्द गिर्द के और कोई आपके जानने वाले हैं तो वहाँ भी जा सकते हैं। जी मिसेस एजाज की कॉल है शोरकोट से। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। जी जी पूछे डॉक्टर साहब से क्या पूछना चाह रही हैं? जी मेरी बेटी को एस्थमा है, मैं उसके बारे में पूछना चाह रही थी कि उसे बचपन में तो एस्थमा नहीं था, जब 7th 8th में हुई है तब उसे डायग्नोज हुआ है। तो उसकी खाला को भी है, मेरी खाला को भी था। वो डॉक्टर साहब कॉम्बीवायर इनहेलर यूज करती है, कॉम्बीवायर कैप्सूल वाला। ठीक है डॉक्टर साहब आजकल बहुत उसकी तबीयत खराब है, ये गंदम की कटाई की वजह से। ठीक है जी। खांसी बहुत हो रही है और ना उसकी चेस्ट में पेन होता है। पहले 1 कैप्सूल यूज करती थी, अब 2 कैप्सूल यूज करने पड़ते हैं, डेली 2 दफा इनहेलर लेना पड़ता है। बिल्कुल ठीक है जी। जी डॉक्टर साहब। अच्छा, इसमें जो आपने जो मुझे कैप्सूल बताया, कैप्सूल जो कॉम्बीवेयर जो आपने बताया, असल में इसकी हाफ लाइफ होती है 12 घंटे, तो आपने ये यूज ही दिन में 2 दफा करना होता है। अब कुछ नए कैप्सूल्स आए हैं जो कि 24 घंटे के अंदर भी आपने जो होता है यूज़ करने होते हैं, यानी कि 24 घंटे में सिर्फ 1 दफ़ा यूज़ करने होते हैं। लेकिन क्योंकि आप बता रही हैं कि आपकी बेटी का अस्थमा थोड़ा सा बिगड़ा हुआ है, इस वक्त थोड़ा ज़्यादा हुआ है, उसमें बेहतर ये है कि आप कैप्सूल को फिलहाल बंद करें 4-5 दिन के लिए और नेबुलाइजेशन के ऊपर आ जाएँ, भाप लें, उससे ज़्यादा बेहतर हो जाएंगे। क्योंकि जितना सांस अगर ख़राब होता है वो कैप्सूल वो बेचारी अंदर खींच ही नहीं सक रही। कैप्सूल खींचने के लिए बहुत ज़्यादा आपका सांस थोड़ा बेहतर होना चाहिए। अगर सीटियाँ वगैरह बज रही हैं तो फिर आप नेबुलाइजेशन के ऊपर आएँ, फिर आप ये कैप्सूल्स के ऊपर ना रहें। ठीक है मिसेस एजाज साहिबा, आप सुन पा रही हैं, आप प्लीज़ अमल करें इस पर। अगर भी कुछ और भी आपने रिकमेंडेशन लेनी है डॉक्टर साहब से आप ले भी सकती हैं। डॉक्टर साहब हम ये बात कर रहे थे कि एयर ह्यूमिडिफायर्स और प्योरीफायर्स घर में लगाने से, ऑल्दो दे आर वेरी एक्सपेंसिव नाउअडेज, फ़र्क पड़ सकता है? जी बिल्कुल फ़र्क पड़ता है, उनका फ़र्क पड़ता है, ख़ासतौर पर लाहौर के एनवायरनमेंट के अंदर फ़र्क पड़ता है। ये होने चाहिए, लेकिन ऑब्वियसली वो एक्सपेंसिव हैं, हर घर के अंदर नहीं मौजूद हो सकते। लेकिन आपने इसमें क्या करना होता है, इसका अल्टरनेट भी होता है। अल्टरनेटिव ये होता है जी कि आपने सुबह 7 से 10 बजे तक खिड़कियां दरवाजे बंद रखें, ठीक है, घर को साफ सुथरा रखें, ठीक है, और गीली जो होता है ना, गीला कपड़ा मारे फर्श पे। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। डॉक्टर उमर मोहम्मद नईम साहब हमारे साथ मौजूद थे। आज हमने बात की है दमे के हवाले से, और उन्होंने आपको डिफरेंट मशवरे दिए हैं डिफरेंट क्रॉनिक डिजीज़ के हवाले से, तो आप लोग अमल करें। व्यूअर्स, आपको आज का प्रोग्राम कैसा लगा, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। हमारे सोशल पेजेस पे जाके कंटेंट देख सकते हैं। मिलेंगे अगले हफ्ते नए प्रोग्राम के साथ। अपनी होस्ट हिना सलमान को इजाज़त है, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।